हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, कि किताबें और कब्र हमें क्या बताती हैं, क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने वेदास के बारे में पढ़ा था। वेद कितने होते हैं? तो तुमने बताया 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं और 4 में से सबसे पुराना है ऋग्वेद, और उसी के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे कि उसमें हाइम्स होती हैं, भजन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देवी देवता होते हैं। तो उनके बारे में कल हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। आज अपने इस चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं आज हमें क्या कवर करना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा, आज और भी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। ठीक है, चैप्टर 4, और आज हम लोग कवर करेंगे मेनली 5 टॉपिक्स। इसके बाद कुछ टॉपिक बच जाएंगे, जिसे कोशिश रहेगी कि आज शाम की क्लास में हम लोग कवर कर लें, जिस समय बात करते हैं। ठीक है, एक साथ पूरे टॉपिक कवर करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। चैरियट्स मतलब क्या होता है? रथ देखे हो, ठीक है, जिसपे राजा महाराजा लोग पहले चलते थे। तो कैटल के बारे में, हॉर्सेस के बारे में, चैरियट्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, किस तरीके से ऋग्वेद पीरियड जो था उस समय लोगों को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ की हम लोग स्टोरी समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर 4th टॉपिक रहेगा फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। उस समय किस प्रकार से लोग एक दूसरे से डिफर थे सोसाइटी के लेवल पे। जैसे आज लोग डिफर हैं, कुछ कोई नौकरी करते हैं, कुछ अलग नौकरी करते हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ टाउन एरिया में रहते हैं, कुछ विलेज में, कुछ शहर में रहते हैं। तो इस तरीके से वर सम ब्यूरियल्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ कब्र एक विशेष फैमिली के लिए बनाई जाती थी। ये चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने गे आज के इस वीडियो में। आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और चलते हैं भाई साहब अपने फर्स्ट टॉपिक कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो तुम्हें बता दिया, कैटल मतलब ऐसे पशु जिन्हें हम लोग पालते पोसते हैं, हॉर्सेस पता ही है घोड़े, और चैरियट्स मतलब होता है रथ। इनके बारे में हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक में अपने कवर करें। There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children and horses. ऋग्वेद में हम बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स, ऐसे प्रार्थना को देखते हैं, हाइम्स को देखते हैं, जिसमें कैटल का डिस्कस होता है, चिल्ड्रन जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका डिस्कशन होता है, और घोड़ों का डिस्कशन होता है। हॉर्सेस वर योग्ड। अब योग्ड मतलब होता है, कभी कभी तुम देखो हॉर्स जो एक्का होता है, अगर एक्का तुम देखे हो, इसमें घोड़ा गाड़ी जो कहते हैं, कि आगे घोड़ा रहता है, जिसको रस्सी वस्सी से बांध करके, और पीछे एक गाड़ी जैसे लगी रहती है, एक इस तरीके से लगी रहती है, जिसमें पहिए लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे पहिए लगे रहते हैं, तो इसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं। तो जिस रस्सी से घोड़े को बांधा जाता है उसी को योग्ड कह रहे हैं, योग्ड। ठीक है, कि घोड़े को बांध दिया गया, घोड़ा अब इंडिपेंडेंट नहीं, इधर उधर भाग नहीं सकता है, अब वो मालिक के ऊपर डिपेंड हो गया, मालिक जब खोलेगा तभी वो खुलेगा। तो हॉर्सेस वर योग्ड टू चैरियट्स, हॉर्सेस को रथ से बांध दिया जाता था, दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। और इनको हॉर्सेस को चैरियट्स, रथ में बांध करके बैटल्स में यूज किया जाता था। युद्ध जब होता था, लड़ाई जब होती थी, तो उनको यूज किया जाता था। और क्यों बैटल यहाँ पर क्यों हो रही है? तो कैटल को कैप्चर करने के लिए, जो दूसरे के पशु हैं, जिनको वो लोग पाले पोसे हैं, जिनसे वो लोग दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, तो उनको क्या करें, कैप्चर कर लेते थे दूसरे लोग। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। और बैटल्स क्यों होती थी, लड़ाइयां क्यों होती थी? तो लैंड के लिए, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly। ठीक है, पहला बात बताया कि बैटल्स ये लोग इसलिए कर रहे हैं, कैटल्स को कैप्चर करने के लिए। दूसरा बताया लैंड को कैप्चर करने के लिए। लैंड क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? तो लैंड भाई साहब एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जहां से हम लोग पास्चर्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं,
एक हार्डी क्रॉप्स मतलब जो थोड़ा सा हार्ड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जिससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, अच्छी खासी फसलें होती हैं, तो जो कि जल्दी पक जाती हैं, ठीक है, ऐसे को हार्डी क्रॉप्स कहते हैं कि जो जल्दी पक जाती हैं, जल्दी हमको मुनाफा दिला सकती हैं, तो उनको हम हार्डी क्रॉप्स कहते हैं। और इस वजह से लैंड को कैप्चर करते थे लोग, सच एज बाले। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ बैटल्स इसलिए भी होती थी पानी की वजह से, कि जहां पर पानी, जैसे मान लीजिए ये स्टेट ए है और स्टेट बी है, तो स्टेट बी के बगल से रिवर जाती है और स्टेट ए क्या है, एकदम बंजर है, तो स्टेट ए वाले क्या करेंगे, स्टेट बी पर आक्रमण कर देंगे। क्यों आक्रमण कर रहे हैं, कि इनको हरा करके यहां पर कैप्चर कर लें और बगल में से वो रिवर जा रही है तो आराम से पानी पी करके जिंदा रहेंगे। तो वाटर के लिए भी काफी लड़ाइयां होती थी और पीपल को भी कैप्चर करने के लिए पीपल को कैप्चर कर लेते थे। जैसे ए ने बी को हरा दिया तो यहाँ के जितने लोग हैं सब के सब इसके सर्वेंट बन जाते थे, ए के सर्वेंट बन जाते थे। तो इस तरीके से काम होता था। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people. जो भी वेल्थ वगैरह कैप्चर की जाती थी, लड़ाई हुई, जो जीत गया वो हारने वाले की सारी वेल्थ को, सारे रुपया पैसा धन दौलत जो भी है सबको कैप्चर कर लेता था। तो वो जो कैप्चर हुआ है वो ज्यादातर चीजें लीडर्स के पास रहती थी। जो राजा था, जो मेन उसका सेनापति था, उसके पास ज्यादातर चीजें रहती थी। कुछ प्रीस्ट के पास, कुछ चीजें जो वहां पर उनके पंडित वगैरह थे, जो ब्राह्मण वगैरह थे, उनको दे दी जाते थे। और जो इसके बाद भी बची कुची चीजें हैं वो लोगों में बांट दी जाती थी। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनाज। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है कि कुछ जो वेल्थ थी, कुछ वहां धन दौलत मिले हैं, उससे क्या यजनाज होता था। यजनाज मतलब होता है यज्ञ टाइप का। यज्ञ में क्या होता है, लोग आहुतियां देते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं। तो यहाँ देखो लिखा है सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनाज और सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। एक इस तरीके से कुंड बनाया जाता था, हवन कुंड जिसको कहते हैं, हवन कुंड, और इसमें आग जलती रहती थी। इसमें क्या जलती है, आग जलती रहती थी और इसमें बहुत सारी चीजें ऑफर की जाती थी। खाना पीना जो भी हुआ इसमें डाला जाता था। ये माना जाता था कि ये अग्निदेव जो हैं, अग्निदेव हैं, गॉड ऑफ फायर, कल पढ़े थे ना, गॉड ऑफ फायर। तो इनको उसी के माध्यम से उनको ऑफर किया जाता था कि हम जीत गए हैं, हम बैटल को जीत गए हैं, तो ये आपके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको हम समर्पित करते हैं। These were mean for gods and goddesses। ये क्यों किया जाता था, तो गॉड्स के लिए, भाई ईश्वर ने ही आपको जिताया है, ईश्वर ने ही आपको जिताया, तो कुछ चीजें आप ईश्वर को भी दे दीजिए। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड, और जो भी ऑफर करते थे, जो भी इस यज्ञ में, इस अग्नि में, आग में डालते थे, वो क्या क्या चीजें होती थी, तो घी होता था, ग्रेन होता था, एंड इन सम केसेस एनिमल्स। कभी कभी इसमें घी डालते थे, कभी कभी ग्रेन्स वगैरह डालते थे, अनाज डालते थे, और कभी कभी एनिमल्स की भी सैक्रिफाइसेस देखने को मिलती थी, जिसमें एनिमल को मार देते थे। मोस्ट मैन टूक पार्ट इन दीज वॉर्स। मोस्ट मैन, ज्यादातर इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लड़ाइयां होती थी उसमें मैन पार्ट लेते थे। There were no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, कोई बटालियन नहीं थी कि सब एक छावनी में रहते हों और जब आक्रमण हो तो सबके सब चल देते थे, ऐसा नहीं था। रेगुलर आर्मी नहीं थी, सब लोग अपने काम धंधे करते रहते थे, बीच बीच में आकर के एक दूसरे से मिलते थे और डिस्कस करते थे किस तरीके से हमको वॉर वगैरह करनी है। दे ऑल्सो चूज लीडर्स, और वे आपस में ही अपने किसी को एक लीडर बना देते थे, फिर उसके डायरेक्शन में सारे काम होते थे। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और उसी को ये लोग लीडर बनाते थे जो कि थोड़ा सा ब्रेव था, साहसी था, और उसके पास स्किल थी, लड़ाई करने की स्किल थी। ये रहा अपना फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं आज के अपने सेकंड टॉपिक, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। उस समय के लोगों को हम क्या नाम देते थे और किस नाम से डिस्क्राइब करते थे, ये चीजें इसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बहुत ध्यान से भाई साहब हाजी क्लास में रहिए, कहीं इधर उधर ध्यान ना भटकाइए, नहीं तो फिर चीजें बिगड़ जाएंगे, पढ़ाने कोई मतलब रहेगा नहीं।
There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. भाई हम तुमको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कि हाजिक क्या है? पढ़ाई करने वाला लड़का है। और कोई लड़का है जो कि खेल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वह एक खिलाड़ी है, वह एक प्लेयर है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग जो जाने जाते हैं वो अपने काम से जाने जाते हैं। लोग जो जाने जाते हैं वो अपने काम से जाने जाते हैं। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम पढ़ाई करने वाले लड़के हो, स्टूडेंट हो। जो लड़का खेल रहा है उसको प्लेयर कहते हैं। समझ में आ गया? जो लड़का सो रहा है उसको स्लीपर कहते हैं, स्लीपर सेल्स। समझ रहे हो बात को? तो लोग अपने काम से जाने जाते हैं। यदि काम अच्छे करोगे तो अच्छे आदमी, और यदि गलत काम करोगे तो गलत आदमी। तो वही है, इसमें भी कह रहे हैं कि लोगों की पहचान किससे हो रही है? कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, क्या उनका कल्चर है। इसकी वजह से उनको अलग अलग नाम दिए जाते थे। लेट अस सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। अब हम देखने चल रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड थे जिनको ऋग्वेद पीरियड में यूज किया जाता था। पहला, देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। पहले को प्रीस्ट कहते थे और दूसरे को राजास कहते थे। प्रीस्ट मतलब वही पंडित, पुरोहित, जिनको हम लोग ब्राह्मण कहते थे कभी कभी। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, जो कि थोड़ा सा धर्म कर्म का काम करते थे। ठीक है, जैसे हाफिज जी हुए। हाफिज जी क्या कर रहे हैं? धर्म कर्म का काम कर रहे हैं ना, धर्म का काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से प्रीस्ट हुए वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदा पीरियड में प्रीस्ट हुए, जिनको हम ब्राह्मण भी कह रहे हैं, जो कि धर्म का काम करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो उनको हम लोग प्रीस्ट कह रहे हैं। और दूसरे क्या कह रहे हैं? राजाज। ठीक है, तो दो ग्रुप हो गया, दो। पहले को प्रीस्ट बोल रहे हैं और दूसरे को राजाज बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रीस्ट तो क्लियर हो गया, जो कि अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं। राजाज क्या होता है? देखो, दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। अभी तक जो राजा के बारे में हमारे दिमाग में है कि राजा क्या होते हैं, तो राजा एक किसी राज्य का सेनापति होता है, राज्य का एक मुखिया होता है, और वो जो कहता है वही उस राज्य में होता है। लेकिन ये राजा जो हम लोग राजा समझते हैं उससे काफी डिफर है। हमारे राजा के अनुसार वो एक बड़ी सी सिंहासन पे बैठेगा और वो जो कहेगा वो माना जाएगा हम लोग के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ के राजा का मीनिंग उससे अलग है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। ये जो राजा हैं ऋग्वेद के अनुसार, उनके पास कोई सिटी नहीं होती थी, कोई कैपिटल सिटी, राजधानी नहीं होती थी, कोई पैलेस, बड़े बड़े महल या फिर आर्मी नहीं होते थे, और ना ही वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजाज। और ना ही उस समय ऋग्वेदा पीरियड में उस समय ये भी नहीं होता था कि जो राजा बन गया है उसका लड़का ही राजा अगला बनेगा। ठीक है, तो राजा उस समय के लोग, उस समय के अकॉर्डिंग राजा उसको कहा जाता था जो कि वाइस पर्सन, जो कि क्या हो? बुद्धिमान हो। ठीक है, और अक्सर जो एजेड लोग हो जाते थे, जो थोड़ा सा बूढ़े हो जाते थे, जिनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, उनको राजा के तौर पे माना जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग के राजा से काफी अलग है। जो हम लोग के माइंडसेट में एक राजा की डेफिनेशन है कि सिंहासन पर बैठ करके वहां से हुक्म चलाएगा, चाहे जिसको फांसी दे दे, चाहे जिसको जो करे। उससे बहुत हट करके ऋग्वेदा के राजा हुआ करते थे। ठीक, ये लोग वाइस पर्सन होते थे, या फिर जो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो थोड़ा सा एजेड लोग हैं, उनको राजा बनाया जाता था। Two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word jana, which we still use in Hindi and other languages. The other was which. अब कम्युनिटी के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे एक को जना कह रहे हैं, JANA, और दूसरे को विस कह रहे हैं, VISH। ठीक है, पहले ऊपर हम लोग डिस्कस किए कि वहां पर दो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रीस्ट और राजा में। प्रीस्ट क्या होता है? वही ब्राह्मण्स जो कि धर्म का काम करते हैं,
धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और राजा वाइस पर्सन होते हैं जो एजेड होते हैं। दूसरा, कम्युनिटी के बेसिस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो पहला जना है, जन और विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। विश कहां से आया है? तो वैश्य से आया है, वैश्य। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आगे जो चैप्टर 5 हम लोग पढ़ेंगे वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वैश्य आखिर क्या होते हैं। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भरत जना और विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के हम लोग देखते हैं। पुरु जना हो गया, भारत जन हो गया, यदु जना हो गया। तो ये सब क्या है? बस यही जना के टाइप्स हैं। ठीक है, पुरु जना हो गया, भारत जन, यदु जना, और इसी को विश वगैरह भी कहते हैं। ठीक, तो बस तुम इतना जानो कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो प्रीस्ट और राजा के बीच में हुआ, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जना और विश के बीच में हुआ। ये कम्युनिटी के लेवल पे था, कम्युनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स, अब हाइम्स मतलब भजन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो हाइम्स को कंपोज करते हैं उनको क्या कहा जाता था? आर्या कहा जाता था, आर्याज। ठीक है, आर्याज। एंड कॉल्ड दियर अपोनेंट्स दासाज और दासीज। ऐसा कह रहे हैं ऋग्वेदा में ऐसा माना जाता था जो हाइम्स भजन को कंपोज किया है उसको आर्याज बोलेंगे, और जो उनके अपोनेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दास या फिर दासीज। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, these were people who did not perform sacrifices. जो आर्या होते हैं, आर्याज हैं, वो लोग sacrifices, बलि वगैरह नहीं देते हैं और ये अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। Later, the term dasa and the feminine दासी came to mean slave. और धीरे धीरे जो दास और दासी हैं ये धीरे धीरे इनको स्लेव के, गुलाम के श्रेणी में रख दिया गया। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। और स्लेव्स कौन होते थे? वही जिनको जिस स्टेट को हरा दिया गया है तो उसके जितने भी वहां के निवासी हैं सब के सब दास और दासियां बन जाते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ दियर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वांटेड। और यदि दास और दासी बन गए, गुलाम बन गए, तो फिर जो वहां का राजा है वो जो चाहेगा वो कराएगा, फिर आपको करना ही पड़ेगा। इस तरीके से उस समय का सिस्टम था। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. कह रहे हैं कि जिस समय ऋग्वेदा नॉर्थ वेस्ट में कंपोज की जा रही थी, वहां पर ये चल रही थी, उसी बीच दुनिया में और भी दुनिया में कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब यहां पर हम लोग देखने चल रहे हैं मेगालिथ की क्या स्टोरी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहां से। ठीक है, बहुत ध्यान से अब देखिए। लुक एट द इलिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। कह रहे हैं नेक्स्ट पेज पे जो इलिस्ट्रेशन है, फिगर दिया हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देख लिए हो, यहाँ कुछ गड्ढे जैसा लग रहा है, बगल बगल में जैसे टाइल्स लगी रहती है वो लगाए हुए हैं, फिर छोटे छोटे पत्थर लगाए हुए हैं, फिर बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा देखने में लग रहा है। These stone boulders are known as megaliths, literally big stones. जो बड़े बड़े स्टोन्स, बोल्डर्स तुमको देखने को मिले, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? मेगालिथ्स बोल रहे हैं, मेगालिथ्स। These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. क्या कह रहे हैं कि इन सबको बहुत ही केयरफुली अरेंज किए गए हैं, और ये किसको मार्क कर रहे हैं? ब्यूरियल साइट्स। ब्यूरियल साइट्स मतलब कब्र की जगह, मतलब यहाँ पर कोई इंसान दफन हुआ है। बी अलर्ट। ठीक है, मतलब अगर तुमको ये कहीं दिख जाए तो समझ जाना अंदर एक इंसान बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। ठीक है, आराम कर रहा है और एक ऐसी नींद ले रहा है जो कभी भी टूटने वाली नहीं। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 years ago. इरेक्टिंग मतलब होता है खड़ा करना। ठीक है, तो ये जो एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि मेगालिथ्स
मतलब स्टोन्स को ब्यूरियल साइट्स के आसपास खड़ा करना, ये लगभग 3000 साल पुरानी है एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये लगभग डेक्कन के एरिया में, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर वगैरह, इन सब एरिया में ये मेगालिथ्स की जो प्रैक्टिस है ये की जा रही है। सम इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज नंबर 12। तो इसको जरा देख लेना कि मेगालिथ्स की कौन कौन सी साइट मैप 2 में दी गई है। While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground। कह रहे हैं ज्यादातर जो मेगालिथ्स हैं वो सरफेस पे देखी जाती हैं, मतलब हमको दिख जाएंगी, और कुछ तो अंडरग्राउंड रहती हैं, वो हमें नहीं दिख पाएंगी। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burials beneath। तो जब कभी भी आर्कियोलॉजिस्ट को इस तरीके से सर्कल दिखाई देता था तो वो जान जाते थे कि यहाँ पर ब्यूरियल साइट्स है, या एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर सिर्फ रखा रहता था, तब भी आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को जान जाते थे कि यहाँ पर ब्यूरियल्स है, यहाँ पर किसी की कब्र है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, इसको जरा पढ़ना तो। ठीक है, इसमें प्रोसेस है कि किस तरीके से कब्र बनाई जाती थी, किस तरीके से कब्र बनाई जाती। तो इसमें जम्बल्ड में लिखा है, ठीक है, कि पहले गड्ढा खोदेंगे, फिर डेड को डालेंगे, मतलब जो डेड बॉडी उसको डालेंगे, फिर किस तरीके से पत्थर वगैरह लगाएंगे। तो इसको पढ़ना और करने की कोशिश करना, शाम को बताना। ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ लिखी है। वो क्या कि जितने भी यहाँ पर ब्यूरियल्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कॉमन फीचर्स देखने को मिल रहे हैं उनके बीच में। क्या है कि जो डेड बॉडी है, उनके साथ कुछ पॉट्स मिल रहे हैं, कुछ बर्तन मिल रहे हैं, जिनको ब्लैक और रेड वेयर कहा जाता था, जिसपे ब्लैक और रेड कलर में कुछ लगा होता हो, इसलिए ब्लैक और रेड वेयर कह रहे हैं। Also found are tools and weapons of iron and sometimes sketches, horse equipment and ornaments of stone and gold। और उनके साथ साथ कभी उस डेड बॉडी के साथ साथ क्या पाया गया, तो कुछ वेपन्स पाए गए, कुछ हथियार पाए गए, और कभी कभी तो हॉर्सेस के स्केलेटन भी पाए गए हैं, मतलब साथ में घोड़े को भी दफना दिया गया उनके, और कुछ हॉर्स के इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट्स स्टोन और गोल्ड के पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि जो भी उस समय के लोग थे, उनके साथ उनका हॉर्स भी हो सकता है दफनाया जाता हो, या फिर वो आदमी जिंदा रहता हो और हॉर्स को जिंदा ही आदमी मर गया तो आदमी को दफना रहे हो, साथ ही साथ उसका घोड़ा जिंदा रहे, उसका जिंदा ही दफना देते हो। ये मतलब यहाँ पर कोई स्टोरी क्लियर नहीं है कि घोड़ा मरने के बाद गया कि घोड़े को पहले ही दफना दिया कि हमारे राजा जा रहे हैं, हमको जो चलाते थे, लेके जाते थे घूमने टहलाने, आज वो खत्म हो गए, तो हम भी उन्हीं के साथ दफन हो जाएंगे। तो इसकी कुछ क्लियर स्टोरी नहीं है कि आखिर हॉर्स का स्केलेटन उनके स्केलेटन के साथ क्या कर रहा था। ठीक है, हॉर्स का इक्विपमेंट उनके साथ क्यों था, लेकिन था इतना आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। ये देखो, ये एक डैगर है, हथियार है, ये एक एक्स है, कुल्हाड़ी है, और ये ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं हॉर्स के। तो ये सब ये सब उस स्केलेटन, उस ब्यूरियल्स के साथ अंदर पाया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब 2 टॉपिक आज के हमारे बचे हुए हैं, इसको जल्दी से कवर करें। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो भी ब्यूरियल्स में पाया जा रहा है वो उस डेड पर्सन के बिलोंगिंग्स हैं, उसको बिलोंग करता है। वो हॉर्स, वो ऑर्नामेंट्स, वो पॉट्स जो रेड और ब्लैक वेयर है, वो पॉट्स, और जो एक्स, डैगर वगैरह है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये किसी ना किसी तरीके से इस डेड पर्सन की चीजें हैं। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कुछ ग्रेव में, कुछ कब्र में ज्यादा चीजें पाई गई, कुछ कब्र में कम चीजें पाई गई। फाइंड ब्रह्मागिरी ऑन मैप 2। तो ये एक्टिविटी तुम्हारी रहेगी कि ब्रह्मागिरी को मैप 2 पेज नंबर 12 पर ढूंढो। हियर वन स्केलेटन वाज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स। क्या बात, ठीक है।
सोने की मोतियां, 33 सोने की मोतियां, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च सेल। बहुत सी चीजें लेकर के दफन हुआ है भाई साहब। अदर स्केल्टन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। कुछ स्केल्टन के पास बहुत सी कीमती कीमती चीजें पाई गई। इसका मतलब माना जाता है हो सकता है वो राजा महाराजा रहा हो। और कुछ ऐसी भी कब्र पाई गई जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो गरीब रहा होगा। These finds suggest that there was some difference in status among the people who were buried। तो यहाँ से ये पता चलता है कि उस समय भी अमीरी गरीबी थी, उस समय भी स्टेटस अपर लेवल और लोअर लेवल का था। Some were rich, others poor, some chiefs, other followers। कुछ गरीब, कुछ अमीर, कुछ राजा तो कुछ उनके फॉलोवर्स रहे होंगे। इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स नहीं भाई साहब, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के फॉलोवर्स नहीं। फॉलोवर्स मतलब उनको फॉलो करते थे उस जमाने में विदाउट मोबाइल, जो वो कहते थे मानते थे। आज का लास्ट टॉपिक, वर सम ब्यूरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब कुछ ऐसे ब्यूरियल भी पाए गए, कुछ ऐसे कब्र भी पाई गई जिसमें एक साथ 2-2 स्केल्टन, 3-3 स्केल्टन, 4-4 स्केल्टन एक ही कब्र में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब वैदिक ऋग्वेदा पीरियड में लोग क्या करते होंगे कि एक फैमिली को एक ही कब्र में दफन करते होंगे। ठीक है, एक फैमिली को एक ही कब्र में दफन करते होंगे, मतलब हो सकता है कुछ होल्स वगैरह बनाते हों, वहीं से उस डेड बॉडी को अंदर रखते हैं। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केल्टन। जो मेगालिथ्स था, मेगालिथ्स मतलब वही स्टोन का जो स्ट्रक्चर गोल गोल बना हुआ था, वहां पर एक से ज्यादा स्केल्टन पाए गए ह्यूमन। These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in same place though not at the same time। अब भाई सेम टाइम पर मृत्यु तो होगी नहीं सबकी, सब एक साथ तो मरेंगे नहीं फैमिली के। तो कह रहे हैं कि जो सेम फैमिली के लोग थे उनको एक साथ दफन किया जाता था एक ही प्लेस पर जब भी वो खत्म होते थे। The bodies of those who died later were brought into the grave through the port holes। port holes मतलब कुछ होल वगैरह बनाते थे, उसी होल्स से उस स्केल्टन को अंदर रखते थे। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूरियल साइट्स। क्या लिख रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारी फैमिली का ग्रेवयार्ड है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते थे, वहां पर एक स्टोन रख देते थे और उस पर कुछ लिख देते होंगे कि इस फैमिली का है, इस फैमिली का है। तो जब उसकी फैमिली का कोई मेंबर खत्म होता होगा तो उसको वहीं से कोई होल वगैरह होगा तो वहीं से उसको अंदर डाल देते थे। तो सारी फैमिली वाले एक कब्र के अंदर, इस तरीके से उस समय लोग पहचानते थे। देखो लिखा है, स्टोन सर्कल्स और बोर्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पोस्ट। जो वहां पर ये मेगालिथ रखे गए हैं, बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, किस साइन पोस्ट का काम करते थे? ये बताते थे, ये हेल्प करते थे कि कौन से कब्र किस फैमिली की है, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू। तो इससे क्या होता था कि पीपल जब चाहें उस साइन पोस्ट को देख करके उस ग्रेवयार्ड पर, उस कब्र पर, ब्यूरियल पर पहुंच सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक आज का जो है वो यहाँ खत्म होता है। अब रिमेनिंग है लगभग 1 पेज, तो इसको 1 पेज को हम लोग शाम की जब क्लास होगी अपनी तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर जी हमारा काम बता दीजिए, तो तुम्हारा काम रहेगा प्रॉपर रीडिंग करना। जितना भी चीज़ें पढ़ाई हैं इसकी रीडिंग कर लेना, प्लस तुमको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की क्लास में लगे हुए हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक, तो इस तरीके से आज की अपनी इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।